मेरा नाम विकास है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरा पालन पोषण भी उसी गांव में हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बनाया और सफल बनाया। उन्होंने अपनी पसंद से मेरी शादी भी करवा दी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वह बहुत ही अच्छी थी। शादी के बाद उसके साथ 1 साल कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मेरे पिता का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मेहनत से गांव में जो कुछ जमीन जायदाद ली थी वह सब मेरे नाम कर रखा था। उनको मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, बहुत इच्छाएं थीं। मैं भी शहर में एक अच्छी नौकरी करने लगा था। वैवाहिक जीवन भी सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन एक बात थी जो मेरे मन में गहरे तक ढंसी हुई थी। वह यह कि मैं जल्द से जल्द पिता बनना चाहता था, वह भी एक बेटे का। मेरा एक सपना था कि मेरा नाम आगे बढ़े, मेरा वंश आगे चले, मेरा वारिस जन्म ले। क्योंकि बेटा ही तो पिता का नाम बड़ा करता है, बेटा संपत्ति संभालता है और बेटा ही पिता का सहारा बनता है। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे बेटा ही हो। जब शादी को 1 साल पूरा हुआ तब मेरी पत्नी को गर्भवती होने की खुशखबरी मिली। मेरी माँ भी प्रार्थना करती थी कि उसे पोता हो। मैं भी मन ही मन प्रार्थना करता था कि बेटा ही हो और भगवान मेरी इच्छा पूरी करें। फिर वह दिन आया जब मेरा पहला बच्चा हुआ, लेकिन वह लड़की थी। सच कहूं तो मैं खुश हुआ ही नहीं। मेरा चेहरा लटक गया था। वह मेरी पहली संतान थी, लेकिन मैंने उसे एक बार भी गोद में नहीं लिया, ना ही उसे प्यार से देखा। लोग कहते हैं कि बेटी तो पिता का दिल होती है, लेकिन मेरे लिए वह केवल एक निराशा थी। मेरी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि मेरा मन बदल जाए, मैं अपनी बेटी से प्यार करने लगूं, उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाए। लेकिन जब मन में खुशी ही ना हो तो प्यार कैसे होगा। फिर मेरी बेटी 1 साल की हो गई। उसका नाम भी मेरी पत्नी ने ही रखा, रोशनी। वह कहती थी कि यह पूरे समाज की रोशनी बनेगी। लेकिन उसके ऐसे बोलने पर मैं चुप ही रहता था। रोशनी खेलते खेलते मेरे पास आती थी। उसे लगता था कि मैं उसे गोद में उठाऊं, उसे प्यार करूं, लेकिन मैंने उसे कभी ठीक से देखा भी नहीं। फिर 1 और साल बीत गया और एक बार फिर मेरी पत्नी को खुशखबरी मिली। वह फिर से गर्भवती थी। इस बार मैंने ठान लिया था कि अब तो निश्चित रूप से बेटा ही होगा। भगवान मेरी सुनेंगे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार बेटा ही चाहिए। वह चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मेरे पास उनके जवाब नहीं थे। उसने कहा, विकास, ये सब तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मैंने दृढ़ता से कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। उस दिन के बाद वह हमेशा चुप रहने लगी। शायद वह प्रार्थना करने लगी होगी कि बेटा ही हो, क्योंकि उसे पता था कि जब मैंने अपनी पहली बेटी से प्यार नहीं किया, दूसरी भी बेटी हुई तो उससे भी नहीं करूंगा। इसलिए अब उसकी भी यही इच्छा हो गई थी कि बेटा ही हो। मेरा हठ, मेरे शब्द उसके लिए बोझ बन गए थे। और फिर वह दिन आया जब दूसरी बार भी उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अस्पताल में जब मेरे कानों तक यह बात पहुंची कि दूसरी भी बेटी हुई है, तो मैं चिल्लाकर बोला, दूसरी भी बेटी? मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया। इस पर मेरी पत्नी की हंसी भी थोड़ी मंद पड़ गई। लेकिन वह तो उसकी माँ थी, उसने ही उसे जन्म दिया था। मैं भले ही अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता था, लेकिन वह दोनों बेटियों से उतना ही प्यार करती थीं। मैं पूरी तरह चुप हो गया था। मेरी पत्नी भी अब मुझसे कुछ बोलती नहीं थी। मेरी एक आशा बार बार टूट रही थी। रोशनी छोटी छोटी शरारतें करती थी, लेकिन उसकी उन शरारतों का मेरे मन पर कोई असर नहीं होता था। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार समझाया, मेरे सामने हाथ जोड़े, कि यह भी तुम्हारा ही खून है, बेटियां भी बेटा बनकर दिखाती हैं। लेकिन मेरा व्यवहार वही रहा। तीसरी बार फिर मेरी पत्नी गर्भवती हुई। तब मैंने उससे साफ शब्दों में कह दिया, अगर इस बार तूने बेटा नहीं दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये सुनकर वह चुप हो गई, रोने लगी। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया, बेटा, ये सब उसके हाथ में नहीं है। अगर तेरे नसीब में बेटा नहीं है तो फिर कोई क्या करेगा। उस बेचारी को तंग मत कर, ऊपर वाले से प्रार्थना करता रह, वही तुझे बेटा देगा। लेकिन मैं अडिग था।
मुझे बेटा चाहिए था। बेटा हुआ तभी मैं उसके साथ रहूंगा, वरना उसे तलाक दे दूंगा। मेरी पत्नी हर रात रोती थी, प्रार्थना करती थी। उसके चेहरे की हंसी कहीं खो गई थी। फिर भी वह दोनों बेटियों की उतनी ही देखभाल करती थी। मेरी माँ को मेरा यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पूरी तरह अपनी बहू के पक्ष में थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर वह क्षण आया। तीसरी बार भी मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बार मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। मेरा गुस्सा भड़क उठा। मेरी पत्नी ने रोते हुए मुझे देखा, बेटी को मेरे हाथ में दिया, लेकिन मैंने उसे उठाया भी नहीं। उसे समझ आ गया था कि अब बेटी होने का क्या परिणाम होगा। मैं उसे उस हालत में अस्पताल में छोड़कर घर आ गया। अगले ही दिन वकील से तलाक के कागज तैयार करवाए, और जैसे ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई, मैंने वे कागज उसके चेहरे पर फेंक दिए और कहा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तू एक बेटा भी मुझे नहीं दे सकी, तो जीवन भर मेरे साथ क्या रिश्ता रखेगी। वह रो रही थी, मेरे पैरों पर गिर पड़ी। विकास, अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं तुझे सारे जहान की खुशी दे देती, लेकिन यह सब मेरे हाथ में नहीं है। यह सब तो ऊपर वाले की देन है। तू यह क्यों नहीं समझता? कृपया मुझे छोड़ मत। मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा, कहीं भी जा, लेकिन मैंने तुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है। मेरी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा मत कर। इसका कोई दोष नहीं है। इसे मत छोड़। तुझे पता है, इसके माता पिता भी नहीं हैं। वह अकेली है। अब इसके लिए तू और उसकी बेटियां ही सहारा हैं। बेटा, इस बेचारी का दिल मत दुखा। मैंने कहा, माँ, तुझे भी उसी की तरफदारी करनी है। अगर उसकी बेटियां उसका सहारा हैं, तो वह उनके साथ ही रहे। मैं भी तो तुम्हारा सहारा हूं ना। कल मुझे बेटा हुआ तो वह मेरा सहारा बनेगा। यह तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। माँ फिर भी मेरी पत्नी का पक्ष ले रही थी और कह रही थी, सुनबाई कहीं नहीं जाएगी। ये उसका घर है और वह यहीं रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर यह और इसकी बेटियां यहाँ रहें या मैं? मैंने अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर चला गया। वैसे भी मेरा रोज शहर आना जाना था। वहां नौकरी करता था। मैंने तय कर लिया था कि शहर में ही कोई किराए का घर देखकर रहूंगा। वहां नौकरी करूंगा और जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरी माँ और पत्नी मेरे पैरों पर गिरकर रो रही थीं, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और उन्हें रोता छोड़ दिया। उस घर से और सबसे रिश्ता तोड़कर मैं बाहर निकल गया। शहर में आकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। मैंने मान लिया कि मेरा तलाक हो चुका है। अब यहाँ दूसरी शादी करूंगा। मुझे न दुख था, न पछतावा। बस एक जिद थी कि मुझे बेटा चाहिए था, वारिस चाहिए था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज का वारिस ढूंढ रहा हूं, जमीन का या अपनी निर्दयता का। शहर में आने के बाद मैं अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह भूल गया। वह गांव, वह घर, पत्नी और बेटियां, सब कुछ ऐसा था जैसे मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। यहाँ मुझे एक सुंदर लड़की मिली। मैं खुद उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया। उसके माता पिता गरीब थे और वे भी चाहते थे कि उसकी कहीं शादी हो जाए। उन्होंने खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर दी। कुछ दिन हम किराए के घर में रहे। फिर मैंने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीद लिया। गांव से अपनी सारी संपत्ति, कागजात, कपड़े, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें भी ले आया, क्योंकि मुझे पता था कि अब वहां वापस नहीं जाना है। ये लड़की बहुत अच्छी थी। उसका नाम मेघा था। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे बेटा देगी। वक्त बीता और एक साल में ही मैं एक बेटे का पिता बन गया। मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव से फोन आया कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। गांव से फोन करने वाले ने कहा, माँ के अंतिम संस्कार के लिए तो आ जा। लेकिन मैं नहीं गया। यहाँ मैं अपने बेटे के साथ दोहरी खुशी मना रहा था। मैं भले ही वहां नहीं गया, माँ का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन बेटा होने की खुशी मुझे चाहिए थी। वह माँ की मृत्यु की खबर से फीकी पड़ गई और दुख हुआ। कुछ दिन बीते और माँ की मृत्यु का दुख भी धीरे धीरे मन से निकल गया।
मेरी नज़र में मेरी दूसरी पत्नी का सम्मान बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसने मुझे एक बेटे का पिता बनाया था। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता था। उसके लिए मैंने घर में एक नौकरानी भी रखी थी, ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े और वह मेरे बेटे की ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सके। मैं अपने बेटे की हर जिद को खुशी-खुशी पूरा करता था। वह मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा यश था। भगवान ने मुझे दूसरा बेटा भी दिया और फिर मेरे अहंकार को जैसे पंख लग गए थे। मेरे सपने सच होने लगे। मैं अपने बेटों के साथ बहुत खुश रहता था। खुद से कहता था, विकास, तुझे अपनी ज़मीन का वारिस, अपने नाम का वारिस और तेरा खानदान आगे ले जाने वाले बेटे मिल गए। मुझे कभी अपनी पहली पत्नी और अपनी 3 बेटियों की याद नहीं आई, जिन्हें मैं पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया था। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, उन्हें कभी डांटा नहीं। उनकी मुंह से निकली हर इच्छा को मैं तुरंत पूरा करता था। मेरी पत्नी भी उनसे वैसा ही प्यार करती थी और हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत लाड प्यार कर दिया था। मेरे बेटे स्कूल में किसी से झगड़ते या गली में किसी से मारपीट करते, फिर भी मैंने उन्हें ना समझाया, ना कभी डांटा। उलट मैं दूसरों को ही गलत ठहराता था। अगर कोई हमारे पास शिकायत लेकर आता, तो मैं कहता, तुम मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाते हो। मेरे बेटे छोटी उम्र से ही बहुत शरारती थे। मेरी पत्नी भी अब मेरी तरह हो गई थी। वह भी बेटों का पक्ष लेती थी। मैंने कभी तंग आकर उन्हें समझाने की कोशिश की, तो वह तुरंत मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती थी। कहती, विकास, बेटों को तंग मत कर। हम दोनों ने उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने के बजाय उन्हें बिगाड़ दिया। मेरे बेटे हर दूसरे तीसरे दिन गली में किसी को मार कर आते। मैंने उन्हें इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, न उन्हें रोका। उलट मुझे उनकी ऐसी हरकतों पर गर्व होता था कि मेरे बेटे अपना बचाव करना जानते हैं। मेरे बेटे बहुत उदंड हो गए थे, बड़े बुजुर्गों से भी ठीक से बात नहीं करते थे। मुझे सब पता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता था। उलट उनके ऐसे व्यवहार पर भी मैं खुश रहता था। जैसे जैसे मेरे बेटे बड़े होते गए, उनका बोलना, व्यवहार और स्वभाव मेरे काबू से बाहर होने लगा। मैं उनके सामने चुप रहता था, क्योंकि वे मेरे वारिस थे। मेरे मन में ये बात गहरे तक बैठ गई थी कि ये दोनों मेरे बाद मेरा नाम आगे ले जाएंगे। मेरे हर अहंकार का कारण यही था। मैं समझता था कि मेरे बेटे, मेरे वारिस, मेरी ताकत हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिन्हें मैं सिर पर बिठा रहा हूँ, वही एक दिन मुझे ज़मीन पर पटक देंगे। अब मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए थे। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे तेज़ आवाज़ में जवाब दिया, जब मैं उसे काम के बारे में कुछ समझा रहा था। उसने कहा, पापा, आप हमेशा हमें सिखाते रहते हो। छोटी उम्र में आपने हमें कभी गलतियां करने से नहीं रोका, और अब काम में अगर थोड़ी सी चूक हो जाए, तो तुरंत ज्ञान देने लगते हो। हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे। मैं उसके बोलने पर चुप रहा। एक दिन वह मेरे पास आया। मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था। वह मेरे पास बैठा और बोला, पापा, मुझे शादी करनी है। मुझे उसकी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब उसने मुझे लड़की के बारे में बताया, तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि वह लड़की मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वह उससे प्यार करता था। मुझे वह लड़की अपने घर की बहू के रूप में बिल्कुल नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके पिता ने मुझे धोखा दिया था। पार्टनर होने के बावजूद वह सिर्फ अपना फायदा देखते थे और मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया था। मेरा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उनकी धोखेबाजी का गुस्सा था। मैंने अपने बेटे को समझाया, मुझे उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं है, और तू ऐसी लड़की से प्यार करता है। उसने जवाब दिया, पापा, आपको उसके पिता पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वह लड़की बहुत पसंद है। बस आप मेरी शादी उसके साथ तय कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं तेरी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगा। तब वह चुप हो गया। बस इतना कहकर चला गया, वारिस तो जन्म दे दिया, लेकिन उनकी इच्छाओं से आपको कोई मतलब नहीं। मैं वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। वक्त बीत गया। मेरे दोनों बेटे बड़े और समझदार हो गए। अब मैं बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया था। ऑफिस नहीं जा पाता था, घर पर ही रहने लगा और घर का माहौल देखता रहता था। जिन्हें मैंने छोटी उम्र से बहुत लाड में पाला, जिनकी हर बात को मैंने हाँ कहा, वही अब मेरे लिए विवशता का कारण बन गए थे। मेरी पत्नी, जिसे मैंने बहुत सम्मान दिया था, सिर पर बिठाया था, वह अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी।
मुंह पर ताने मारती थीं। उसके चेहरे पर अब अपरिचित सा भाव दिखता था। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने कहा, पापा, आपका कमरा हमारे बेडरूम के ठीक बगल में है। आप रात भर खांसते रहते हो, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती। मेरे छोटे बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरी पत्नी दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने नजर नीचे कर ली। अब मुझ में बोलने की ताकत बाकी नहीं थी। उनके लिए मैं बूढ़ा हो गया था, बेकार हो गया था। मेरे खटिया और कुछ पुराना सामान उन्होंने स्टोर रूम में रख दिया। उस स्टोर रूम की छत से पानी टपकता था। वहां नमी थी, एक ऐसी घुटन थी जो शायद किसी को कई सालों से महसूस नहीं हुई थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सहन किया और सोचा, कम से कम मेरे सिर पर छत तो है। मैं वही विकास था जो कभी जमीनों का मालिक था, जो वारिस के बारे में सपने देखता था। जब छत से पानी टपकता था, तब मैं अपने चेहरे की उदासी छिपाता था। कभी कभी खांसी के झटके इतने तेज आते थे कि दरवाजा हिल जाता था। मेरी पत्नी को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं खुद को समझाता रहा कि मैं खुशकिस्मत हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के पास हूं। कभी कमरे की खिड़की से उनकी बातें सुनाई देती थीं। वे हंसते हंसते अपनी माँ को मेरी कमजोरी के बारे में बताते थे। कभी कभी मन में आता था कि दरवाज़ा खोलकर कहूँ, मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हें इज्जत दी और प्यार से पाला। लेकिन मेरी जीभ साथ नहीं देती थी, और शरीर तो अब थक चुका था। पत्नी कभी खुद खाना देने आती थी, तो कभी नौकरानी के हाथ भेज देती थी। लेकिन उसका स्वभाव भी अब बहुत खराब हो गया था, जैसे मैं इस सब के लिए बोझ बन गया था। उनके ऐसे व्यवहार से मैंने खुद को समझाया कि मेरे दो बेटे हैं, जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उन पर भरोसा किया। लेकिन अब जिस तरह वे मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, उसे लगता था कि वे मेरे भरोसे के लायक नहीं थे। मैं स्टोर रूम में अकेला पड़ा रहता था। किसी को मेरी फिक्र नहीं थी, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं था। एक दिन बाहर से हंगामे की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांककर अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? क्या हड़कंप मचा है? तो वह बोली, हमारे बड़े बेटे पवन ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। मैंने आश्चर्य से पूछा, उस लड़की से जिससे वह शादी करना चाहता था? वह हंसते हुए बोली, हाँ, जैसे तुम मानते नहीं थे, वैसे ही उसके पिता भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मेरे बेटे ने उसे भगा लाया। मैं अब अपनी बहू के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। जिनके लिए मैंने इतना बलिदान दिया, सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ दिए, वही मेरे बारे में बिना परवाह किए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ले रहे थे। और उनके इस आनंद में मैं कहीं नहीं था। लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि शायद बहू के आने से घर में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मैं गलत था। अब मेरी जिंदगी का हर दिन उस स्टोर रूम के अंधेरे में शांति और अकेलेपन में बीत रहा था। मैं खुद को यही कहता रहा कि मैं इतना बदनसीब नहीं हूं जो सड़क पर लावारिस पड़ा हो। मेरा सहारा मेरे बच्चे हैं। आज बुरा है तो कल जरूर अच्छा होगा। यही उम्मीद लेकर हर रात आंखें मूंदता था। लेकिन शायद मुझे यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। जो दुख मैं सह रहा था, वह अंत नहीं था, बल्कि एक सजा थी, जो मुझे अभी और भुगतनी थी। और वह सजा मुझे मेरे ही लोगों ने दी थी। मैं अपने ही घर के स्टोर रूम में कैद हो गया था। वह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, जब मैं एक दिन अपनी मर्जी से स्टोर रूम से बाहर निकला। मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा शरीर कांप रहा था। कई दिनों से मुझे खांसी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा दवा लेकर खुली हवा में बैठूं, तो शायद तबीयत थोड़ी सुधरे। जब मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजर रहा था, तो मेरे बड़े बेटे की पत्नी मुझे देखकर चिल्लाई और बोली, आप बाहर क्यों आए? आप बीमार हैं और हमें भी बीमार कर देंगे। इतने में मेरा छोटा बेटा आया और गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर बोला, पापा, कितनी बार कहा है कि स्टोर रूम से बाहर मत निकलो? आप सारा दिन खांसते रहते हो, हमें भी बीमार करेंगे क्या? मैंने कहा, बेटा, बस 2 मिनट हुए हैं, थोड़ा बाहर बैठने दे। अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। छोटे बेटे ने जोर से मेरा कंधा धकेला और बोला, वापस अंदर जाओ, अब बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। आपके कारण हम बीमार पड़ गए तो कौन देखभाल करेगा?
मैं चुपचाप वापस स्टोर रूम में चला गया। वहां एक छोटा सा पंखा भी नहीं था। बहुत घुटन हो रही थी। एक दिन सुबह मुझे बहुत प्यास लगी थी। कमरे का पानी खत्म हो गया था। मैंने आवाज देकर पानी मांगा। बहू पानी लेकर आई और बोली, बाहर आने की जरूरत नहीं, बस गिलास लो। मैं अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि आप बीमार हैं। आपका इन्फेक्शन मुझे लगेगा। मैंने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा, लेकिन वह नीचे गिरकर टूट गया। बहू वहां से चली गई। उसने मुझे फिर से पानी नहीं दिया। मैंने ही दरवाज़ा हल्का सा खोलकर कांच के टुकड़े उठाए ताकि किसी को तकलीफ न हो। कुछ दिन और भी ज्यादा दर्दनाक बीते। एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दरवाज़ा पीट पीट कर आवाज देता रहा। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा आया और बोला, क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा, बेटा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दे, कभी डॉक्टर के पास ले चल। वह बोला, कैसा दर्द? ये सब बाहर निकलने का ड्रामा है। कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। इधर खाओ, इसलिए दर्द हो रहा है। कहा था ना कि ज्यादा मत खाओ। 2-3 दिन भूखे रहो तो सब ठीक हो जाएगा। दवा की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वह चला गया। मैं इतने दर्द में था कि तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। मुझे याद है कि जब मुझे होश आया तो मैं स्टोर रूम की जमीन पर था। मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। एक दिन मैंने स्टोर रूम के पुराने संदूक से एक पुराना कंबल निकाला और उसमें लिपट कर सो गया। उसी वक्त मेरा बड़ा बेटा आया और उसने कंबल जोर से खींचकर कहा, यह क्या गंदगी फैलाई है? इस कंबल की वजह से पूरे घर में बदबू आ रही है। इन पुरानी चीजों से बीमारियां फैलती हैं। मैंने विनती की, बेटा, इसे मेरे पास रहने दे, मुझे रात को ठंड लगती है। लेकिन उसने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उसका यह सारा व्यवहार मेरे मन पर गहरे जख्म कर रहा था। अब मैं किसी पर भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं था। मेरा विश्वास, मेरा प्यार, सब कुछ तार-तार हो गया था। मेरी पत्नी, जिसने मुझे एक-एक इच्छा बताई और मैंने उसे पूरा किया, आज उसके बच्चों ने उसकी हर इच्छा पूरी की। इसलिए उसे उसका पति अब बुरा लगने लगा था। इन इतने दुख के बीच मुझे मेरी पहली पत्नी और मेरी 3 बेटियां याद आ रही थीं, जिन्हें मैं कई साल पहले छोड़कर शहर में वापस आ गया था। मैं सोच रहा था कि शायद आज अगर वे मेरे साथ होतीं, तो शायद मेरी सेवा करतीं। अब मुझे अपने बेटों के व्यवहार और उनके उदंडपन को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता। मेरा छोटा बेटा कमरे में आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे। वह बोला, पापा, इस कागज़ पर साइन कर दो। ये घर और आपके खेत की ज़मीन के कागज़ हैं। हमें लगता है कि आप इन्हें हमारे दोनों भाइयों के नाम कर दो। आप अब हमेशा बीमार रहते हो। हमें लगता है कि ये सब आपके जीते जी हो जाना चाहिए। ये सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा तूने? उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये सब तो हमारा ही है ना? आप ही तो हमेशा कहते थे कि हम आपके वारिस हैं, तो फिर यह कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दो। मैंने कहा, तुम दोनों ही मेरे वारिस हो। सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक ये सब मेरे नाम पर रहेगा। ये तुम्हारा हक है। लेकिन मेरे मरने के बाद, इतने में मेरा बड़ा बेटा, जो दरवाजे के पास खड़ा था और सब सुन रहा था, बोला, आप तो अब हमेशा बीमार ही रहते हो। आपका जीवन अब कितना बचा है? हम ही वारिस हैं ना? तो आप ये सब हमें क्यों नहीं दे देते? वे दोनों एक साथ थे और एक ही भाषा में बोल रहे थे। उनकी माँ भी पीछे खड़ी थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा, ये सब तुम्हारा ही है, लेकिन मैं अभी इसे तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, हम अब छोटे बच्चे नहीं हैं। सब समझते हैं। आपको हम पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि मरने के बाद हम सब ले लेंगे। छोटा बेटा बोला, हम आपके बच्चे हैं या नौकर? वे दोनों बहुत भड़क गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन अभी समय नहीं आया। मेरी पत्नी, जो बहुत देर तक चुप खड़ी थी, वह भी उनके साथ बोलने लगी। उसने भी मुझे ताने मारे और बोली, विकास,
तुम हमें आखिर में देना ही क्या? सिर्फ वादे। अब ये सब बच्चों का हक है, तो तुम घर में विवाद क्यों पैदा कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने वही मंजर था जो मैंने अपनी पहली पत्नी के साथ किया था, लेकिन अब किरदार बदल गए थे। उसी दिन मेरे बेटों ने मेरा सामान उठाया और मुझे दरवाजे की ओर धकेल दिया। छोटा बेटा बोला, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जब तक आप सब कुछ हमारे नाम नहीं करोगे, तब तक आपको घर में रहने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पैर अपने आप सड़क पर पड़ गए। मेरे पास न कोई बैग थी, न सामान, न पैसे। सिर्फ आंखों में आंसू और एक थका हारा शरीर था। सामान तो उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं अपना सामान उठाकर सड़क पर इधर-उधर घूम सकूं। मेरे शहर की गलियां, मोहल्ले अब मुझे अनजान लगने लगे थे। चारों तरफ एक अजीब सा शोर था, लेकिन मेरे अंदर की शांति चीख रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, विकास, तूने जो कभी अपनी जमीन के वारिसों के लिए सपने देखे थे, आज उन्होंने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तय किया कि मुझे कानून का सहारा लेना है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आखिर मैंने अपने बेटों को भी समझाया था, लेकिन वे दोनों हंसने लगे और बोले, ठीक है, जहां जाना है जाओ। कानून भी जानता है कि यह सब हमारा ही है। आप हमें रोक नहीं सकते। उनके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैं चुप रहा। मैं थके हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां एक हवलदार मुझे दयालु नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल मेरे पास आया और बोला, क्या परेशानी है? मैंने कहा, मुझे एएसपी से मिलना है। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया और अपना पहचान पत्र दिखाया, जो मैं अपने कपड़ों की जेब में रखता था। उसने पहचान पत्र को ध्यान से देखा और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वह बोला, आपको क्या परेशानी है? मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरे 2 बेटे हैं। मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, पहली पत्नी, 3 बेटियां, पूरा जीवन उनके पीछे रख दिया। लेकिन आज वही बेटे मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं, सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए। ये सुनकर वह बोला, क्या आपको पता है कि यहाँ के एसपी कौन हैं? मैंने नाम में सिर हिलाया। वह धीरे से मेरे पास आया और बोला, यहाँ की एसपी मैडम का नाम है रोशनी विकास वर्मा। ये सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने कहा, रोशनी विकास वर्मा? विकास वर्मा तो मैं हूँ, और रोशनी मेरी बड़ी बेटी का नाम है। मेरे होंठ कांपने लगे। वह बोला, हाँ, और उनकी फाइल पर आपका ही पहचान पत्र लगा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहचाना और समझ गया कि आप उनके पिता हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे मन में मेरी बेटी का बचपन का चेहरा घूमने लगा। वह मासूम लड़की, जिसे मैंने कभी गोद में नहीं लिया था, जिसे मेरे प्यार के लिए तरसना पड़ता था, जिसकी बातों को मैंने कभी महत्व नहीं दिया। वही रोशनी आज एसपी बन गई थी। कांस्टेबल वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद मुझे एसपी केबिन में भेजा गया। मेरे मन में डर और शर्मिंदगी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद मेरी बेटी मुझे देखना चाहेगी। क्या वह सचमुच मेरी बेटी है? मैंने उन्हें तब छोड़ा था जब वे बोलना भी नहीं सीखी थी। कांस्टेबल मुझे एएसपी केबिन में ले गया। दरवाज़ा खुला और सामने एक कुर्सी पर वर्दी में एक खूबसूरत चेहरे वाली लड़की बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी पहली पत्नी जैसा था। मैंने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। उसके चेहरे पर जो मासूमियत बचपन में थी, वह अब ताकत बनकर दिख रही थी। मुझे वहां कुर्सी पर बिठाया गया। वह बोली, जी क्या काम है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी बेटी रोशनी। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझे और मेरी आवाज़ को तुरंत पहचान लिया था। वह रोने लगी। वह चिल्लाकर कांस्टेबल से बोली, इन्हें ले जाओ, मेरे केबिन से बाहर निकालो। मैं अभी कुछ और बोलने वाला था कि तभी 2 हवलदार आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। मैं भी दरवाजे के पास खड़ा होकर जोर-जोर से रो रहा था। थोड़ी देर बाद एक लेडी कांस्टेबल आई। उसने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया और बोली, अंकल, ये पी लीजिए। मैडम थोड़ी देर में आएंगी और आपसे बात करेंगी। तब कहीं मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला और मैंने मन में सोचा
कि मेरी बेटी मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं चुपचाप वहां बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। जब मैं घर छोड़कर आया था, तब मेरी पत्नी और मेरी माँ फूट फूट कर रो रही थीं और मेरी तीनों बेटियां अनजान थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका पिता क्या कर रहा है। आज वही रोशनी मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा लग रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी केबिन में आई और बोली, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया? पी लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैंने बोतल हाथ में ली, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा ध्यान बार बार मेरी बेटी के चेहरे की ओर जा रहा था। मैं उससे बात करने के लिए शब्द तलाश रहा था, लेकिन वे मेरे होठों तक नहीं आ रहे थे। आखिरकार धीरे से बोला, बेटा, मुझे माफ कर दे। उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वह बोली, मुझे आपकी परेशानी समझ आ गई है। मैंने आपके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कानून अपना काम करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था कि मेरी बेटी जरूर मेरा साथ देगी, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, सुनिए, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ कानून से मतलब है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अन्याय सहने वालों को न्याय दूं, और अपने ये मीठे शब्द अपने उन बच्चों के लिए बचा लीजिए जो अभी भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और कमरे से चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। उसके उन शब्दों ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। जीवन भर मैं समझता रहा कि वारिस सिर्फ बेटे ही होते हैं, लेकिन आज मेरी बेटी ने वह किया जो शायद कोई बेटा भी नहीं करता। उसने न्याय का दरवाज़ा खोला, मेरी बात सुनी, मेरी असहायता को स्थान दिया, लेकिन वह एक रिश्ता जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेटी का प्यार और उसका क्षमाशील मन, वह मुझसे छीन लिया गया था। शायद यह सब मैंने ही अपने हाथों से बिगाड़ा था। मेरी बेटी आज न्याय की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए वह सब कुछ कर रही थी जो एक बेटी अपने पिता के लिए कर सकती है। बाहर शांति थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बाहर झांका तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी मेरे मन की स्थिति पर शोक मना रहा हो। अब सिर्फ कोर्ट बाकी था, और शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही भी। मैंने इस कमरे में देने का फैसला किया। वह हवलदार बोला कि आप यहाँ रह सकते हैं जब तक आपके मामले का फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि आपके बेटों ने ही आपको घर से निकाला है। उसके बाद आप सम्मान के साथ अपने घर वापस जा सकते हैं, ऐसा मैडम ने कहा है। मैं शांत हो गया। यहाँ मुझे शांति से रहने के लिए एक जगह मिली थी। यहाँ एक खुलापन था, जहाँ पुलिस कांस्टेबल अपना काम कर रहे थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मुझे समय पर दिया जाता था। सब कुछ शांति और सम्मान के साथ हो रहा था। न कोई सवाल पूछता था, न कोई उपकार दिखाता था। यहाँ मुझे वह शांति मिल रही थी जो शायद मेरे अपने घर में नहीं मिलती थी। मैंने कभी अपनी बेटी को गोद में नहीं लिया था, और वह मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही थी। मैंने उसे दुनिया की भीड़ में यूं ही छोड़ दिया था, जैसे कोई अनजान इंसान किसी बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़ देता है। आज वही बेटी बड़ी होकर मुझे सबसे बड़ा ताना दे रही थी। वह न सिर्फ मेरी देखभाल कर रही थी, बल्कि मुझे कानूनी अधिकार भी दिला रही थी। मैं अपनी आंखों से रोज उसकी राह देखता था, लेकिन मैं शर्मिंदा था। एक दोपहर खुले दरवाजे से रोशनी एक फाइल लेकर आई। उसके चेहरे पर थोड़ा गंभीर था, लेकिन शब्दों में कोमलता थी। उसने कहा, यह फाइल है, इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने कोर्ट में आपकी केस दाखिल कर दी है। कल आपको कोर्ट में पेश होना है। आपके दोनों बेटे भी कोर्ट में आएंगे और आपको भी ले जाया जाएगा। मैंने उसकी ओर देखा और चुप रहा। उसने धीरे से पूछा, लगता है आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं। आप अपने ही बेटों के खिलाफ जा रहे हैं। अभी वक्त है, आप अपना फैसला बदल सकते हैं। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, जीवन में पहली बार मैं सही फैसला ले रहा हूं। वह 1 मिनट मुझे देखती रही और फिर बिना कुछ बोले वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक फाइल देखता रहा, जिसमें मेरा नाम, मेरे बेटों का नाम और ज़मीन की जानकारी थी। वह ज़मीन जिसके लिए मैंने रिश्ते कुर्बान किए थे, सम्मान को पैरों तले रौंदा था, एक औरत की आंखों से सपने छीने थे, 3 बेटियों को बेसहारा किया था।
आज मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही थी और लग रहा था कि उसने मेरी बेटियों को कितने अच्छे संस्कार दिए थे कि मेरी बड़ी बेटी एसपी बन गई। मैं अभी तक अपनी छोटी बेटियों से नहीं मिला था। पता नहीं वे कहाँ थीं, कैसी थीं। मुझे उनसे मिलना था, लेकिन अभी भी शर्मिंदगी थी। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैंने तय किया था कि अपनी संपत्ति मैं अपने बेटे-बेटियों में बराबर बाँट दूँगा। वे भी मेरा ही खून है। मैं अपने पाँचों बच्चों को बराबर हिस्सा दूँगा। मेरी बेटियों को, जिन्हें जीवन भर मेरे प्यार का हिस्सा भी नहीं मिला। मैं इतना भी लायक नहीं हूँ कि उन्हें थोड़ा-सा हिस्सा दे सकूँ। मैं जीवन भर अपने बेटों की गलतियों को नज़रअंदाज करता रहा। उलट उन्होंने ही मुझे अनाथ समझा। अगले दिन जब मैं कोर्ट के गेट में दाखिल हुआ, तो मेरे दोनों बेटे सामने आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। एक ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए पूछा, पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? ये 3 बेटियां कहाँ से आईं और आप उन्हें हिस्सा क्यों देने जा रहे हैं? बड़े बेटे ने धमकी दी और बोला, हमें हमारी पूरी संपत्ति चाहिए। अगर बेटियों को हिस्सा दिया तो याद रखिए, हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। उनकी आवाज़ वहीं रुक गई। लोग हमें देखने लगे, लेकिन मुझ में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। मैंने दोनों की ओर देखकर कहा, आज मैं उन्हें वह हक देने जा रहा हूँ, जिन्हें जीवन भर हक से वंचित रखा गया। मेरी बेटियां भी मेरे खून का हिस्सा हैं, जैसे तुम हो। ये सुनकर वे दोनों भड़क गए। छोटे बेटे ने मेरे गले पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? जीवन भर हमें वारिस कहते रहे और अब अचानक आई, इन बेटियों को हमसे ज्यादा समझने लगे। मेरी बेटी ने यह सब देखा। उसने एक को जोर से धक्का दिया और दूसरे के मुंह पर तमाचा मारा और बोली, पिता का गला पकड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी बात होगी, कोर्ट की कक्ष में होगी। चलो अंदर। वे लोग गुस्से में मुझे तिरछी नजरों से देखते हुए अंदर चले गए। मेरी बेटी का यूनिफॉर्म चमक रहा था। उसकी आंखों में भरा गुस्सा मुझे साफ दिख रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जीवन भर बेटा बेटा करता रहा, लेकिन आज मेरी बेटी ही मेरा सहारा बनी थी। वही बेटी जिसे मैं जीवन भर तुच्छ समझता रहा। मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, आपको जो कुछ कहना है स्पष्ट कहिए, मैं आपके साथ हूँ। उसके यूनिफॉर्म के नीचे मेरे लिए प्यार छिपा था, जो कई सालों से दबा हुआ था। कोर्ट में सभी लोग जमा थे। कानून के अनुसार मुझे गवाही देने के लिए साक्षी कटघरे में बुलाया गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में आंसू थे और जीभ पर सिर्फ सत्य था। मैंने कहा, मेरा नाम विकास वर्मा है। मैं अपनी संपत्ति अपने दोनों बेटों के साथ साथ अपनी 3 बेटियों को भी बराबर बांटने जा रहा हूँ। ये मेरा अपना फैसला है और मैं इस पर अडिग हूँ। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मेरे बेटे स्तब्ध हो गए। उनके चेहरे पर उलझन दिख रही थी। शायद ये बात उनके लिए असहनीय थी कि मैं उन बेटियों को अपनी संपत्ति में हिस्सा दे रहा हूँ, जिन्हें मैंने पहले कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना था। तभी रोशनी खड़ी हुई। उसने जज से बोलने की इजाज़त मांगी और बोली, जी साहब, ये मेरे पिता हैं। मैं आज उनके साथ खड़ी हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं और सबसे बड़ी गलती यह कि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन आज वे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि इंसान को ठोकर लगने पर ही अपनी गलतियां समझ आती हैं। लेकिन मुझे और मेरी बहनों को उनकी दी हुई संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिता के बिना मेरा और मेरी बहनों का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। मेरी एक बहन डॉक्टर है। मैं खुद एसपी हूँ और मेरी सबसे छोटी बहन शिक्षिका है। हम तीनों सक्षम और योग्य हैं। इसीलिए हमें अपने पिता की संपत्ति की जरूरत नहीं है। मैं यह बात आपके रिकॉर्ड में शामिल करना चाहती हूँ कि हमें इस संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? जब तुम्हारा हक है। तब रोशनी ने आंखें उठाकर जवाब दिया, हाँ, बेटियों को संपत्ति में बराबर हक होता है, लेकिन वे सम्मान के भी हकदार होती हैं। उन्हें प्यार की जरूरत होती है। हमारी माँ ने हमें जीवन भर सिखाया कि अपने पिता का सम्मान कैसे करना है। भले ही हमारे पिता ने हमारी माँ को तलाक देकर हमें छोड़ दिया था, फिर भी हमारी माँ ने हमें जीवन भर सिखाया कि अपने पिता का सम्मान कैसे करना है। ने हमें अच्छे संस्कार दिए, हमेशा अच्छाई
और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया। कभी हमारे मन में यह नहीं आने दिया कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज इसी कारण से मैं और मेरी बहनें अपने पिता से नाराज हैं, लेकिन उनसे नफरत नहीं करती। हम पिता के बिना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए बड़े हुए। मैं अपने पिता का सिर झुका हुआ नहीं देखना चाहती। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हर सिखावट हमारे दिल में है। मेरी बेटी के शब्दों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए और शरीर में एक तरह की बिजली सी दौड़ गई। मैं कोर्ट में खड़ा होकर रोने लगा। कोर्ट में पूरी शांति छा गई। मैंने हाथ जोड़कर सभी के सामने अपनी बेटियों से माफी मांगी और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब हमारे बीच नहीं है। मैंने उसके साथ भी बहुत अन्याय किया और तुम्हारे साथ भी, लेकिन तुम आज मेरे सामने खड़ी हो, इसलिए मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी बोली, पापा, मैंने आपको माफ कर दिया है और मेरी बहनों ने भी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे दोनों बेटे भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर पश्चाताप दिख रहा था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जिस संपत्ति के लिए वे लड़ रहे थे, उससे भी बड़ी चीज होती है। वह है बेटियों का आत्मसम्मान और उनका बड़ा दिल। कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। मेरे बेटों को कानूनी शर्तों के आधार पर संपत्ति से दूर रखा गया। उन्हें सिर्फ उतना ही हिस्सा मिला जितना उनका हक था। बाकी संपत्ति की देखरेख के लिए रोशनी को ट्रस्टी नियुक्त किया गया। कोर्ट से बाहर निकलते समय मेरा मन हल्का हो गया था, लेकिन आंखें अभी भी उस एक शब्द की प्रतीक्षा में थीं, पापा। वह शब्द जो मैंने कई साल पहले अपने व्यवहार की वजह से खो दिया था और जिसे दोबारा पाना शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। लेकिन वह क्षण अभी नहीं आया था। अब मुझे समझ आ गया था कि संपत्ति का वारिस बनाना आसान है, लेकिन इज्जत का वारिस सिर्फ बेटियां ही बन सकती हैं। कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था। जैसे मैंने अपने बेटों को सब कुछ बांटने की कोशिश की थी, वह सब अब कानून के आदेश से मेरे हाथों में वापस आ गया था। मेरे मन में कभी किसी जीत का गर्व नहीं था, लेकिन एक खालीपन था, जैसे मैंने सब कुछ जीतकर भी हार गया था। मैंने अपने वकील से सारे कागजात तैयार करवाए। जो जमीन और संपत्ति थी, उसे सबको बराबर बांट दिया। हर एक के लिए मैंने उनके नाम पर हिस्सा लिखवाया। मेरी बेटियों के लिए मेरा यह फैसला आश्चर्यजनक था, लेकिन वे शांत थीं। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मैं इस बार किसी अलग स्थिति से गुजर रहा था। जब मैंने घर के कागजात पर हस्ताक्षर किए और कहा कि यह घर मैं अपने दोनों बेटों के नाम कर रहा हूं, तुम यहां रहो, मैं कहीं भी रहूंगा, बस तुम सुखी रहो, तो उनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी की झलक थी, जैसे वे यही फैसला चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पिता उनसे दूर जाने वाले हैं। बाद में मुझे पता चला कि उन्हें सचमुच यही चाहिए था कि उनके पिता उनसे अलग हो जाएं। मेरी पत्नी को भी इसका कोई बुरा नहीं लगा और फिर मैंने भी उनके साथ जबरदस्ती कोई रिश्ता रखने की इच्छा छोड़ दी। उन्होंने संपत्ति के लिए मुझे नकार दिया था। मैंने उनके प्यार के लिए वहां रुकना बंद कर दिया। मन में एक ही इच्छा थी कि मेरी बेटी मुझे प्यार और दिल से पापा कहकर बुलाए। मुझे पता था कि वह दिन कभी नहीं आएगा। कोर्ट से लौटते समय मैं रोशनी के साथ उसकी गाड़ी में बैठा था। वह भी शांत थी, मैं भी शांत था। थोड़ी देर बाद जब हम पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे, तो रोशनी ने धीमी आवाज में कहा, पापा। ये शब्द सुनकर मेरे मन के सारे जख्मों पर जैसे मरहम लग गया। मैंने फौरन उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह बंद था। मेरी भी यही हालत थी। मैंने कहा, बेटी, एक बार और मुझे पापा कहकर बुला। मेरी बेटी ने गाड़ी रोकी, मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, पापा, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर रहिए। हम बहुत दिनों से आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। अब आप हमें हमारा खोया हुआ प्यार वापस दे सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। मुझे भी अपनी पुरानी गलतियां सुधारनी हैं। मैं इस क्षण के लिए सालों साल इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी बेटियों को दुनिया के सामने व्यवहार समझा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया। तुम पर, तुम्हारी माँ पर और तुम्हारी छोटी बहन पर। वह बोली, पापा, जो कुछ हुआ
वह पुराना समय था और वह समय खत्म हो गया, तो उन बातों को भी भूल जाना चाहिए। लेकिन हम बेटियां बेवारिस नहीं हैं। आपकी गलतियां हमें हमारी पहचान से अलग नहीं कर सकती। हम तीनों बेटियां अभी भी आपका इंतजार कर रही थीं। मैंने पहली बार अपनी बेटियों को गले लगाया। ऐसा लगा जैसे सालों साल का दुरावा खत्म हो गया है। एक ऐसी शांति का अनुभव था जो मेरे बेटों की जिद में नहीं था, जो सिर्फ बेटियों की गोद में था। रोशनी ने घर पहुंचकर बताया कि एक बहन डॉक्टर है, एक बहन शिक्षिका है और हम तीनों मिलकर घर चलाते हैं। दरअसल जब दादी गई तब माँ हमें शहर ले आई थीं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि आप किस शहर में हैं। हम यहीं रहे। माँ ने लोगों के घरों में काम किया, हमें पढ़ाया, हमारे सपने पूरे किए और जब हम कुछ काबिल हुए तब वह इस दुनिया से चली गईं। पापा माँ ने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मन में यही भावना थी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी मेहनत का ही यह फल था कि आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी और मेरा सहारा बनी थी। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत दुख दिया। रोशनी बोली, माँ बहुत हिम्मत वाली थीं पापा। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बस पिता की कमी हम तीनों को हमेशा महसूस हुई। लेकिन अब आप आ गए हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। मेरी बेटी मुझे घर ले गई। मेरी छोटी बेटी गले में स्टेथोस्कोप और सफ़ेद कोट पहने खड़ी थी और दूसरी सबसे छोटी बेटी जिसकी आंखों पर चश्मा था। वे दोनों मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। मैं उनकी नज़रों में एक अनजान इंसान था। जब रोशनी ने उन्हें बताया कि यह हमारे पापा हैं, तो वे दौड़ कर आईं और खुशी से मुझे गले लगाया। हम चारों पिता और तीन बेटियां रोने लगे। वे बोलीं, पापा, आप आ गए? हम बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। जब से दीदी ने बताया कि आप हमारे जीवन में वापस आए हैं, तब से हम बहुत खुश थे। हमने ही दीदी को कहा था कि आपको यहाँ ज़रूर लाना, हमें आपके साथ रहना है। मैंने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता हूँ। मुझे अब अपने बेटों की याद नहीं आती। मेरी तीनों बेटियों में मुझ पर बहुत प्यार है। वे बेटों की तरह मेरी देखभाल करती हैं। आज भी मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और उनके सामने अपनी पुरानी गलतियाँ स्वीकार कर माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।